ये इंटरव्यू जो आप देखने जा रहे हैं, ये एक बहुत ही ख़ास मुलाकात का हिस्सा है। मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ही स्पेशल मोमेंट जब मैं आखिरी बार मिला था शम्मी कपूर साहब से। उनकी तबीयत उन दिनों बहुत ख़राब रहती थी, लेकिन फिर भी वो मुझसे मिले। उनको मैं देख रहा था और मैं इमेजिन कर रहा था वो शम्मी कपूर जिनको मैंने बचपन में टीवी पर देखा था, याहू चिल्लाते हुए या गुलामंडिया खाते हुए बर्फ पर। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन कि वो शम्मी कपूर आज बीमार हैं, आज वो इस हाल में नहीं है कि याहू चिल्ला सके। लेकिन फिर भी उनकी आंखों में वही तेजी थी जो कई साल पहले हमें पर्दे पर दिखती थी जब शम्मी कपूर साहब याहू बोला करते थे। ये रिकॉर्डिंग कई साल पहले हुई थी। उस समय मेरी उम्र कुछ कम और बाल कुछ ज्यादा थे। मुझे अभी भी याद है 19 अक्टूबर 2010 को ये इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ था, उनके जन्मदिन से 2 दिन पहले। वो उनका आखिरी जन्मदिन हुआ। इस इंटरव्यू को देने के बाद ही उनकी तबीयत खराब होने लग गई और उसके बाद वो किसी से भी नहीं मिल पाते थे और कुछ महीनों बाद वो गुजर गए। शम्मी कपूर साहब का ये मीडिया को दिया हुआ आखिरी इंटरव्यू है। इससे पहले कि आप इस बातचीत को सुने, मैं इस वक्त याद करना चाहूँगा उस शाम को जब एग्जैक्ट 7 बजे मैं उनके घर पहुँचा और मुझसे ये कहा गया था कि शम्मी कपूर साहब वक्त के बहुत ज़्यादा पाबंद हैं, तो आप 7:02 को नहीं पहुँच सकते, आप 7:01 को नहीं पहुँच सकते, आपको एग्जैक्टली 7 बजे ही उनके घर पहुँचना पड़ेगा, तब वो आपसे मिलेंगे। और मैंने एग्जैक्टली ऐसा ही किया। मैं इतना डरा हुआ था कि मैं 15 मिनट पहले ही उनके घर के बाहर खड़ा हो गया और उसके बाद एग्जैक्टली 7 बजने में जब 1 मिनट बचे थे, मैंने उनके घर की बेल दबा दी। और इस तरह मेरी मुलाकात उस दिन हुई शम्मी कपूर साहब से। ये मुलाकात आप देख नहीं सकते, आप सिर्फ सुन सकते हैं क्योंकि ये एक ऑडियो इंटरव्यू है। लेकिन आई होप ये इंटरव्यू सुन के आपको उतना ही मजा आएगा जितना मुझे इसको रिकॉर्ड करने में आया था। आज I'm sitting in front of Mr. शम्मी कपूर। जी हाँ, मैं हूँ शम्मी कपूर और आप अभी मुझे सुन रहे हैं राहुल के साथ। आप सबको बहुत बहुत प्यार, नमस्कार। एंड इट इज अ प्लेजर टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू। तो मैं शुरू करना चाहूँगा वहाँ से जब मैंने पहली बार आपको देखा था। और मैंने पहली बार I think I saw you जब 1984 I was 4-5 years old। दूरदर्शन पे एक ऐड था और उस ऐड में आप थे और somebody जिनको आप आइडलाइज करते थे, मिस्टर अशोक कुमार। That was the first time I saw you. That is for the Pan Prag ad. Yes. Okay, wonderful. पहली बार मैंने आपको वहां पे देखा। I believe आपने वो ऐड इसलिए किया because आपके आइडल अशोक कुमार जी के साथ काम करना चाहते थे। जी, मैं बचपन से अशोक कुमार, जैसे उनको दादा मुनि बाद में कहा करते थे, I had seen most of his movies right from झूला और वो क्या था उसके बाद झूला थी, एक उससे पहले पिक्चर में देखी थी जो उन्होंने एक लीला चिटनेस के साथ की थी और एक की थी देविका रानी के साथ। I had seen that। अछूत कन्या। अछूत कन्या। I'm talking about 1942 maybe 43 when we came down over here, जहाँ रोड़ा सिनेमा में पिक्चर लगा करती थी, तो हम बचपन 5-5 आने के टिकट लेकर जाकर था पिक्चर देखते। तो दादा मुनि का मैं बहुत बड़ा फैन था और मुझे उनकी जो एक्टिंग थी, उनका जो स्टाइल था, बहुत पसंद था। और फिर वो इवेंचुअली वो स्टाइल, जैसे कि मैं समझता हूँ कि वन ऑफ हिज फाइनेस्ट मूवीज दैट ही मेड वाज किस्मत एट दैट गिवन टाइम। राइट। और मैंने फिर बाद में जाकर वैसी एक पिक्चर में काम भी किया, बॉयफ्रेंड, मधुबाला के साथ। राइट। वो पिक्चर इनकम्प्लीट सी रहेगी क्योंकि मधुबाला की तबीयत खराब होगी और फिर वो कंप्लीट नहीं हो पाई। लेकिन वो मुझे पिक्चर इतनी पसंद थी, वो पिक्चर इतनी सुपर हिट हुई थी कि हमने जरूरत की उसके बाद के हम उसे बॉयफ्रेंड के तौर पे बनाए, जिसका म्यूज़िक बड़ा अच्छा था, शंकर जयकिशन का म्यूज़िक था। लेकिन वो पिक्चर इनकम्प्लीट रही और वो उस वजह से वो चली भी नहीं। लेकिन मेरा एक शौक था कि दादा मुनि के साथ काम करूं, लेकिन मुझे वो इत्तेफाक नहीं हुआ। मेरे सारे करियर में एज अ नॉन स्टार, एज अ स्टार, एज अ बिग स्टार, एज अ कैरेक्टर एक्टर, कोई किसी तौर पे उनके साथ इत्तेफाक नहीं हुआ काम करने का।
तो ये पहला एक चांस मिला मुझे कि व्हेन आई वाज ऑफर्ड एन एड टू डू एन एड विद मिस्टर अशोक कुमार, ओह आई जम्प्ड एट इट, जी हाँ बिल्कुल करूँगा सर। एंड दैट एड वेंट ऑन टू बी वेरी पॉपुलर। Yes, it was a very popular ad, बड़ा हिट हुआ, 3-4 साल बहुत चला जी। और उसकी वजह से मुझे मेरे भाई साहब से बहुत बड़ी डांट भी पड़ी थी कभी एयरपोर्ट पर। जी हाँ, हांगकॉन्ग, अच्छा आपको सब कुछ मालूम है। जी हाँ, मुझे हांगकॉन्ग हम लोग गए थे और वहाँ से हम वापस जब आ रहे थे, एयरपोर्ट पे थे हम लोग, तो वहाँ बड़ा हंगामा था हिंदुस्तानियों का एंड बहुत सारी पब्लिक थी। तो राज कपूर, वहाँ रणधीर कपूर भी थे, ऋषि कपूर भी थे, ऋतिक भी था, लेकिन उस वक्त तो ऋतिक नहीं था। और उसके बाप थे वहाँ पर, राकेश रोशन था वहाँ पे, तो बहुत सारे लोग थे और मैं भी था। मैं कैरेक्टर रोल्स करता था। लेकिन और हम वापस आ रहे थे, हम हांगकॉन्ग एयरपोर्ट पे पहुँचे, बड़ी भीड़ थी, सब लोग चिल्ला रहे थे। और जब मैं वहां पहुंचा तो सब ने कहा पान पराग। खैर बड़ी खुशी की बात है सर, पीपल रिकॉग्नाइज मी इन दैट एड ऑफ माइन, बट देयर इज वन जेंटलमैन हु डिडंट लाइक माय बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज पान पराग, एंड दैट वाज माय ब्रदर राज कपूर। मुझे अलग ले जाकर मुझसे कहा कि तुमने सारी जिंदगी जो अपनी बिताई है फिल्मों में काम करके, जहाँ पे तुमने इतनी मेहनत की है और ये याहू वाहू किया है, जंगली बनाई, प्रोफेसर बनाई, अवार्ड लिए ब्रह्मचारी में, ये सब क्या हंगामा था कि जब पीपल आर इवेंचुअली गोइंग टू रिकॉग्नाइज यू एज पान पराग। आर यू हैप्पी विद दैट? आरंट यू अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ? मुझे ऐसी मेरी उन्होंने धुलाई की, मैं उन्हें अब कैसे बताऊं कि मेरी तो दिल की एक इच्छा थी, एक आशा थी, वो थी दादा मुनि के साथ काम करने की। अब वो काम कर लिया हमने और फिर वो एड इतना पॉपुलर हो गया कि लोग फिर मुझे उस नाम से पुकारने लगे। वो मेरी गलती थोड़ी थी, लेकिन साहब मेरी धुलाई बड़ी की उन्होंने। राइट। सर मैं आपसे जन्मदिन के मौके पे मिल रहा हूँ, लेकिन ये सिर्फ एक मौका होता है। आपसे बेसिकली मैं मिलना इसलिए भी चाहता था बिकॉज मोर लाइक समबडी जिसने आपको बचपन से देखा है। तो मैं अपनी जर्नी शुरू करूंगा और उसमें ही हम कोशिश करेंगे आपकी कुछ फिल्मों की बातें करने की। तो पहली बार तो मैंने अपने दादाजी को नहीं देखा था। तो जब मैंने पहली बार उस एड में आपको देखा तो यू वर दिस लविंग एल्डरली जेंटलमैन, शादी पर आए हैं और पान पराग की बातें कर रहे हैं। एंड इट वॉज अमेजिंग टू सी यू एंड अशोक कुमार साहब इन द सेम एड। मेरी दूसरी याद आपके साथ है वही दूरदर्शन के जमाने की, जब चित्रहार आता था और चित्रहार में एक गाना बहुत आता था, कश्मीर की कली, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। उसमें आप बोट पे जिस तरह आप गिरे हैं एक फाइनल शॉट में, एज इफ बोट पे, आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ट योरसेल्फ, बट योर डांसिंग स्किल, एज अ चाइल्ड आई गॉट अट्रैक्टेड एंड अटैच्ड टू यू। आई रिमेंबर एज अ 5-year-old मैं आपको देख रहा था टेलीविजन पे। टेल मी, पीपल हैव आस्क्ड यू दिस पहले भी, लेकिन आपने जो किया आपसे पहले कभी किसी ने नहीं किया था। कहां से आई इंस्पिरेशन? मैंने इसके बारे में काफी पहले भी बताया है लोगों से और कहने की कोशिश की कि मुझे डांस वांस करना आता नहीं। ये जो 1 2 3 4 लोग करते हैं वो मुझे नहीं आता। मुझे शौक है म्यूजिक का। मेरा बचपन से म्यूजिक का शौक रहा। मैंने हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक भी सीखा है। मेरा वेस्टर्न म्यूजिक से भी बहुत अच्छा ताल्लुक और रिश्ता रहा है। मैंने बहुत उसमें भी अच्छा वक्त गुजारा है अपना। और मेरे गानों में मेरी जो एसोसिएशन होती थी, जो मेरी, वो शुरुआत से होती थी। जबकि गाना सोचा जा रहा था कि इस पिक्चर में, ये स्क्रिप्ट में ये गाना हम इस जगह पे एक गाना लाएंगे, तो शम्मी कपूर वहाँ पर मौजूद था। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि ये गाना चलिए फिर नैयर साहब को बताया जाए कि ऐसा है, इसमें स्क्रिप्ट में गाना आता है और आप किस तरह से वो हमें गाना देंगे, और वो लड़का इस तरह से गा रहा है, दिस इज दी ओकेजन। उस वक्त भी शम्मी कपूर मौजूद था।
जब नैयर साहब से मुलाकात हुई उस वक्त भी शम्मी कपूर मौजूद था, जब वो गाना कंपोज हुआ उस वक्त भी शम्मी कपूर मौजूद था, और जब वो गाना गाया गया, रफ़ी साहब ने जब वो गाना गाया उस वक्त भी शम्मी कपूर मौजूद था। क्योंकि शम्मी कपूर के दिमाग में वो गाना शुरू से बैठ चुका था कि वो किस तरह से वो गाना अदा करेगा, उस गाने को क्या एक्सप्रेशन देगा। यहाँ तक कि नैयर का मेरा झगड़ा हो गया जिस गाने की आप जिक्र कर रहे हैं, तारीफ करूं क्या हो, नैयर साहब से मैंने मतलब कि रिक्वेस्ट की कि इस गाने का जो ये मुखड़ा, इतना अच्छा मुखड़ा है, इसको एंड में आप एक साथ 8 दफे से दोहराइए, रिपीट इट सो आई कैन बिल्ड इट अप टू अ क्रेसेंडो। और मेरे कुछ दिमाग में है, कुछ करूँगा। नैयर साहब उस पर जो भड़क उठे कि नहीं गाना बोर करेगा लोगों को, लोग उठ के चले जाएंगे, ये ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा आई विल नॉट डू दिस। मैं 2-3 दफे कहा कि शक्ति बाबू जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे उनसे भी कहा कि आप भैया नैयर को समझाइए कि मेरे पास है कुछ, आई वॉन्ट टू डू समथिंग, आई कांट टेल हिम जस्ट नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, बट कैसा कुछ करें। फिर आपने किया? नहीं, लेकिन फिर भी नैयर नहीं माने। फिर रफ़ी साहब बीच में आए, उन्होंने मेरी साइड ली और उन्होंने कहा नैयर भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम किस बात पे ना कर रहे हो, गाना गाने वाला मैं हूं और ये नाचने कूदने वाला शम्मी कपूर है, तुम एंड में देख लेना, नहीं पसंद है काट के फेंक देना, तो तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है अभी। नैयर जिस बात पे राजी हो गया कि चलो अच्छा रिकॉर्ड कर लेते हैं, बाद में देखेंगे। वो है कि वो गाना फिर रिकॉर्ड हुआ था जहाँ पे एंड में वो एक क्रेसेंडो बिल्डअप होता है, तारीफ करूँ तारीफ करता हूँ और लड़का पानी में कूद जाता है, विच आई थॉट अबाउट कि दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू बिल्ड अप द होल सॉन्ग। एक किश्ती में, पूरा गाना एक कश्ती में है, और हर मुखड़े की तरफ मैंने डिफरेंट एक्सप्रेशन दिए, बिकॉज आई डोंट नो टू डांस बट आई कैन गिव एक्सप्रेशन, और वो एक्सप्रेशन मैंने हर बोल पर दिए हैं, हर अलग मुखड़े पे अलग एक्सप्रेशन दिए हैं, और वही एक बिल्डअप करते एंड में मैं पानी में कूद जाता हूँ। और जब नैयर ने ये गाना देखा तो मुझे अपने गले से लगा लिया और कहा आई एम सॉरी, एंड आई एम वेरी हैप्पी डूइंग दैट सॉन्ग, बिकॉज इट वाज वेरी डिफिकल्ट। इट्स ऑलराइट टू डू अ सॉन्ग विद 500 डांसर्स बिहाइंड यू एंड यू आर समबडी इज डूइंग 1 2 3 4 और सब। एक बोट में बैठा हुआ आदमी उछला कुदला, मतलब इधर से उधर से इधर, तो एंड में जाके पानी में गिर गया। ये पूरी सोच मेरी थी, and I did it from the heart. The best compliment that I can give you for that song would be that जो youngsters हैं, जो जवानी में होंगे लोग, वो तो खुश हुए होंगे, उनको एक नया तरीका मिल गया होगा लड़कियों को अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन इवन एज अ चाइल्ड, बचपन, एक छोटा बच्चा saw that song on चित्रहार, I was attracted to you. I was attracted in a way that मुझे ऐसा बनना है, मुझे ये करना है, which is the best compliment that I can give you. And इसलिए वो गाना अभी भी मेरे दिमाग में है कि किस तरह आपने अपना I think बायां पैर पहले आगे रखा और आप पानी में गिर गए। एक और गाना है जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट शम्मी कपूर सॉन्ग है, एंड आई थिंक इसके बारे में कई बार लोग काफी बातें कर चुके हैं, एंड यू नो लेट्स गो टू तीसरी मंजिल। उसमें जो आपका जो लास्ट आपने वहां पे भी क्रेसेंडो बिल्ड किया है, एंड आपने उसमें आजा में यू हैव ओनली यूज्ड योर एल्बोज, द पाम एंड अ लिटिल बिट ऑफ योर चीक्स, दैट्स इट, एंड यू वर अमेजिंग। आपने बचपन में कभी किसी को देखा था, कहीं किसी को ये हाउ डिड दिस गेट इनटू योर माइंड कि यू नो लेट्स, इसकी इजाद कैसे हुई शम्मी कपूर स्टाइल? ऐसे राइट, मैं एक गाने को एक्सप्रेशन देता हूँ, उस गाने का मूड क्या होता है, उस गाने का स्टाइल क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ें क्यों कर होती हैं, क्योंकि मेरे उस गाने के साथ रिश्ता शुरू से होता है। इसलिए जब वो गाना बनता एक म्यूजिक डायरेक्टर के दिमाग में वो गाना अभी तक शेप ले रहा होता है कि उस वक्त से मैं सोचने लगता हूँ कि मैं ऐसा करूँगा,
मैं किस पे ऐसा करूँगा वो जो अभी तक बना नहीं है। मेरी सोच वहाँ से शुरू हो जाती है। फिर हसरत साहब उसका मुखड़ा लिखते हैं और उस मुखड़े को मैं लेकर फिर घर पे जाकर सोचता हूँ कि वाह, अब इसमें मैं क्या करूँ, मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। तो आई हैव बीन थिंकिंग ऑल द वाइल। मसलन के जब प्रिंस गाने में बदन पर सितारे वो गाना कंपोज हुआ था, तो उनके लिए तो गाना कंपोज हुआ, फिर म्यूजिक लोगों को बताया, म्यूजिशियंस को बताया क्या क्या पीछे बैकग्राउंड पीसेस होंगे, और फिर रफ़ी साहब को बताया, और रफ़ी साहब उसे कैसे गाएंगे उस वक्त मैं सीन पर आ जाता हूँ, क्योंकि मैं अपनी हर रिकॉर्डिंग पे पेश, आई वॉज देयर फॉर एवरी रिकॉर्डिंग ऑफ माइन एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू सॉन्ग्स, और वो एक अलग कहानी बताऊँगा मैं आपको। और ये सब जब हो रहा है तो मैं तो अपने घर पे आकर रोज ये गाना मैं किस तरह से गाऊंगा, उस पर क्या एक्सप्रेशन लाऊंगा, बदन पे सितारे, वो तो वो सब कुछ मैं सोचने लगता हूँ, मैं करने लगता हूँ। आई डांस टू इट एवरी नाइट ऑन माई बेडरूम। मैं अपने बेड के ऊपर उछल कूद करता हूँ। और ये 10-15 दिन के बाद तो पता नहीं पिक्चराइज होगा कब होगा, लेकिन तब तक वो पूरा गाना मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी। अब उसके बाद जो पिक्चराइजेशन है, टेक करना है, वो डायरेक्टर का काम है, वो जहाँ कैमरा लगा दे ठीक है, मैं गाना कर चुका हूँ। So that is how I used to prepare for a song. Right. Probably हॉलीवुड में इसको एक नाम दिया गया है मेथड एक्टिंग. We never really gave any name to it earlier. आपने अभी कहा कि आप अपनी हर रिकॉर्डिंग में मौजूद थे. अब मैं आपको एक ऐसी रिकॉर्डिंग आपकी बताऊंगा जिसमें आप मौजूद नहीं थे. An evening in Paris में एक गाना था. आसमान से आया फरिश्ता. जी मैं बिल्कुल नहीं था वहाँ पे, और मैं आउट ऑफ इंडिया एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, और मैंने केम बैक, आई हर्ड द रिकॉर्डिंग, मैं पागल हो गया सुन के ये कैसे. मैं रफ़ी साहब के पास सीधे चला गया कि मैं तो था नहीं वहाँ आपको कहने के लिए कि आप ऐसी वहाँ पे तान लो या ऐसा कहो, ओ जाने हम दिलारा एक नजर इधर भी, मतलब वो कहाँ से लाए आप. हंस पड़े और बोले पापा, मुझे बड़े प्यार से भाई, छोटा भाई जैसे पंजाबी में बात करते हैं जी. पापा मैं सोचा कि शम्मी कपूर है वो एक गाने नू किस तरह गाएगा. वो कदी एक हाथ इथे उछालेगा, वो फिर एक टांग इथे उछालेगा, वो कदी उते हवा उछल जाएगा, और कदी वो तो तले गिरेगा तो टंगा उसकी टुटदियाँ फुटदियाँ रहे उनकी. तो मैंने ये सब सोच कर वो गाना अपने दिल से गाया, और यकीनन आपकी सारी तस्वीर मेरे सामने थी जब मैंने वो गाना अदा किया, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपको पसंद आया. This is his words. I just imagined you and I sang the song and I was so happy with the song. And I think it's a very beautifully picturized song with Sharmila. She spoke herself. Right. The song had a bit of a history. हेलीकॉप्टर की वजह से आपको कुछ गाना कान में नहीं पड़ रहा था. आप हेलीकॉप्टर पे चढ़ना भी नहीं चाहते थे. You have vertigo. मुझे बहुत ये हाइट्स से बहुत ही घबराहट होती है बेसिकली, क्योंकि मुझे वर्टिगो है. तो जब मुझे शक्ति बाबू ने बेरूट में बताया कि बड़ी कोशिशों के बाद हमको पेरिस में नहीं मिला हेलीकॉप्टर, हम जब अमेरिका में थे तब नहीं मिला, हम कनाडा में थे, वहाँ शूटिंग कर रहे थे नायग्रा फॉल्स पे, वहाँ हेलीकॉप्टर मिला, लेकिन इस गाने के लिए नहीं मिला. तो फिर जब बेरूट में हम आए और मुझे शक्ति बाबू ने कहा कि भाई वो तुमने कहा था तुम हेलीकॉप्टर से गाना गाना चाहते हो, वो हेलीकॉप्टर मिल गया और कल सुबह 8 बजे वो होटल पे आ जाएगा. वो होटल सेंट जॉर्जेस है, बिल्कुल समंदर के ऊपर है. तो आप बिल्कुल तैयार रहिएगा सुबह 8 बजे. जी. मैं तो मेरी जान निकल आई. मैं कहा अरे बाबा आई आस्क्ड फॉर इट. तो मैंने एक बदमाशी की. बदमाशी मतलब कि एक ही तरीका था. मैं सुबह 7 बजे करीब उस होटल में पहुंच गया अपने होटल से. जाके बारमैन को मैंने उठाया, जगाया, चलो उठो यार. क्या है साहब, क्या है? मुझे ब्रांडी दे यार. मैंने आधी ग्लास ब्रांडी का दे, अंदर तुड़क करके मारा, और फिर मैंने कहा शक्ति बाबू कहाँ है हेलीकॉप्टर, लाओ.
और वो जैसे कि एक ताकत से अंदर आ गई मेरे। एंड आई डिड दैट सॉन्ग फ्रॉम सिंगिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ ओवर 200 फीट। और यहाँ तक कि जब वो एंड में वो नीचे लटकता हूँ मैं, और नीचे बोट आना चाहिए था जिस पे मैं कूदता हूँ वहाँ से, बोट तो आया नहीं क्योंकि वो हेलीकॉप्टर के ऊपर पंखे चल रहे थे। तो फिर मैं गोल गोल जब घूमने लगा तो फिर मैं खुद वहाँ से समंदर में छलांग मार दी मैंने। दूसरी बात यह कि मुझे जब मैं हेलीकॉप्टर पे था और गाना गा रहा था, आई कुडंट हियर द साउंड बिकॉज जो हेलीकॉप्टर के जो पंखे हैं वो बहुत ही आवाज़ करते हैं, और इतनी आवाज़ और इतनी हाइट पे नीचे से मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। तो उस वक्त मैंने और शंकर शक्ति बाबू ने एक चीज़ पे डिसाइड किया कि आप मुझे नीचे से रिदम बताइए। तो वो एक हैंकरचिफ लेकर सफ़ेद नीचे से ता 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 ता, ये मुझे बीट बताते रहे कि ये बीट है, ये बीट है, और मैंने ऊपर से गाना उस बीट पे गाया। पूरा गाना सिंक में है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, लेकिन गाना मेरे अंदर था, इतना मेरे अंदर था कि मुझे गाना सुनने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने मुझे वो जो बीट दे दिया और उस बीट पे मैंने गाना गा दिया। इट वॉज अमेजिंग। देखने में बिल्कुल पता नहीं लगा ये बात। मैंने एक चीज़ और उस गाने में जो नोटिस किया, थॉट आई विल आस्क यू। रेडियो में आने से पहले मैं शिपिंग में था, और वहाँ पे शिपिंग में जनरली ऑफशोर में सेफ्टी को बहुत ध्यान में रखते हैं। उस गाने में मैंने एक चीज़ नोटिस की कि आपकी हार्नेस, सेफ्टी हार्नेस कोई बहुत अच्छी नहीं थी। इट वॉज जस्ट अ वन स्लिंग। Was there something else attached to it जो कि नजर नहीं आ रही थी? I had no harness. Exactly. No, I had no harness. एक उनका एक जैसे ऐसा एक वो एक स्लिंग सॉर्ट ऑफ स्लिंग किस्म का होता, मैं उसको पकड़े रहता था, और ऊपर डंडा है था, ऐसे डंडे में पकड़ा था। There's nothing tied around me, nothing of the sort. As a matter of fact, I jumped from there. Right. I jumped from there into the समुद्र में। कुछ चीज पकड़ी होती, I couldn't have possibly jumped. I thought कि वो जो स्लिंग है that is some sort of an old पुराने जमाने का हार्नेस। नहीं। Oh my God. Okay. और as a matter of fact, उसमें एक बहुत ताज्जुब की बात यह है कि जो बाद में मैंने वो अंतरे गाए हैं, वो एक वो जो फास्ट बोट्स होते हैं उनके वहाँ पर, उन बोट्स पे पहले बोट के पीछे खड़े होकर, फिर बोट के ऊपर जो जगह होती है उसके ऊपर लेट कर और मैंने गाना गाया। द बोट इज गोइंग एट वेरी फास्ट। राइट। अगर वो जरा इधर उधर हो जाता तो मैं तो गया था। उस दिन आप टोटल कितनी देर तक हवाई जहाज से लटके रहे, हेलीकॉप्टर से? मैं समझता हूँ कि एक दो दफे किया था, मैं आधे घंटे से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि एक दफे हम गए ऊपर तो फिर मैंने शुरू कर दिया, फिर एक और टेक कर लिया कि चलो सेफ्टी के लिए एक और टेक कर लेते हैं, एंड दैट इज इट। अमेजिंग, अमेजिंग। आपका कार्स को लेके आपकी एक मोहब्बत है, आपको ड्राइविंग पसंद है। आप कभी कभी ड्राइव करते हुए लोनावला जाते हैं, आप अभी भी करते हैं ये? जी बिल्कुल, अभी भी करता हूँ मैं। तबीयत पीछे मेरी नासाज सी हो गई थी, इसलिए मैं फिर से हॉस्पिटल पहुँच गया। वैसे मेरी हॉस्पिटल से काफ़ी अच्छा रिश्ता है मेरा, मैं हफ्ते में 3 बार हॉस्पिटल में रहता हूँ बिकॉज ऑफ माई डायलिसिस। और अब के ज़रा ज़्यादा रहना पड़ गया, क्योंकि उन्हें शक हो गया कि मुझे नमोनिया हो गया है, तो कुछ वो सिटी स्कैन किया वगैरह, तो फिर पता लगा ठीक है। लेकिन हफ्ता भर हम 10 दिन को वहाँ उनके मेहमान बनकर रह कर आए, और उन दिनों में मैंने गाड़ी नहीं चलाई। नहीं तो मैं गाड़ी अपने हॉस्पिटल जाता हूँ तब भी चलाता हूँ, और कभी जब सैटरडे संडे, हफ्ते में 3 बार हॉस्पिटल के हैं और 4 दिन मेरे हैं। तो वो जो मेरे छुट्टी के दिन होते हैं ना, वो मैं बड़े प्यार से गुजारता हूँ, क्योंकि गाड़ी चलाना मेरा एक पैशन है शुरू से रहा। तो मैं गाड़ी निकालता हूँ अपने, बैठता हूँ उसमें और निकल जाता हूँ, कभी बीवी का बगैर, सिर्फ मेरा ड्राइवर मेरे साथ होता है। तो एक 2-3 घंटे के बाद मुझे फ़ोन करके पूछती कि आप हैं कहाँ, अभी तक घर वापस नहीं आए, आप कहाँ हैं? मैंने कहा मैं तो भाई लोनावला में फरियाद होटल में बैठा हूँ, कॉफ़ी पी रहा हूँ जो यहाँ से कुछ 2-2.5-3 घंटे दूर है। बट आई थिंक वन शुड हैव अ पैशन फॉर समथिंग लाइक दिस, क्योंकि अंडर दिस सर्कमस्टांसेस वन हैज टू हैव अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड टू लिव लाइफ, टू वांट टू लिव लाइफ ऑल्सो। मैं हॉस्पिटल में गुजारता हूँ, 7 साल से मेरा डायलिसिस हो रहा है, अब मेरा चलना भी बेजार हो गया है।
आई एम नॉट वेरी मोबाइल, आई एम ऑन व्हील चेयर, लेकिन फिर भी गाड़ी जरूर चलाता हूँ मैं। राइट। दिस वुड बी योर 79th बर्थडे? 79 completing, yes. गाड़ी और बर्थडे से जुड़ा हुआ कुछ मेरे दिमाग में है, मैं कंफर्म करना चाहूंगा if I'm right. This is 79th birthday which you would be celebrating with us. Your 21st birthday was celebrated with a group of friends with a Buick car, Raja Bhai Tower के नीचे. Is it true? How do you know that? Very few people are aware about that. मैं उस वक्त रेल का डिब्बा पिक्चर में काम कर रहा था मधुबाला के साथ जी, और मिस्टर अरोड़ा उस पिक्चर के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे। अभी मैं 21 का पूरा नहीं हुआ था। I was going to be 21 on the 21st of October 1952. एक पंडित जी थे जिन्होंने कुछ कहा था, और एक पंडित ने कहा था कि ये लड़का जो है ना बहुत बदमाश है, ये अपना 21वां जन्मदिन नहीं देखेगा। वो पता नहीं शायद मजाक में कहा होगा, कैसे मूड में क्यों कर गया, लेकिन मैंने सुन लिया और मेरे दिल में बात बनकर जैसे एक डर सा पैदा हो गया कि यार मैं मर जाऊंगा, खत्म हो जाएगी बस जिंदगी मेरी, यही सब थी मेरी। रेल का डिब्बा भी खत्म नहीं हुई, जीवन ज्योतियाँ भी शुरू हुई और मधुबाला भी बस अभी नजर आई हैं और चली जाएंगी मेरी नज़र से दूर। और 21st बर्थडे तो मैंने क्या किया कि कुछ दोस्त यारों जमा किया और हम अपने 2-3 गाड़ियों में, आई हैड अ कार, यस, हैड अ ब्यूक कन्वर्टेबल कार एट दैट टाइम। हम अपने गाड़ियों में बैठे और राजा भाई टावर अपने यहाँ यूनिवर्सिटी पे ओवल ग्राउंड के वहाँ जाके, उसे हम लोग घंटा घर भी कहते थे, टावर है ना राजा भाई टावर। तो वहाँ जाकर हमने अपनी, ये बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन का ज़माना था जी, महाराज देसाई साहब का, लेकिन हम वी आर ऑल परमिट होल्डर्स वगैरह, इवन दो आई वाज नॉट 21। खैर वो किस्सा फिर कभी। और आपने अपनी बोतलें खोली और हम लोगों ने बियर से शुरू की, फिर जिन पे आए। जैसे जैसे 12 बजने लगे मैंने विस्की खोल दी और 12 बजे 1 घंटे का मैंने विस्की का पूरा ग्लास भर के टुन हो गया। मैंने कहा चलो ठीक है यार, मरे भी तो सारे के हंसते हंसते खुश हुए, पीते पिलाते चले गए दुनिया से। बाय बाय एवरीबॉडी, हम जा रहे हैं हम जा रहे हैं। इस तरह से कुछ मैं समझता हूँ बेवकूफ़ी की थी मैंने, लेकिन 12 बज गए और कुछ नहीं हुआ। और 21 तारीख की गई और फिर 20 तारीख 22 तारीख भी आ गई और फिर 23 भी आ गई और कुछ नहीं हुआ। तो मैंने पकड़ के उस पंडित जी को खूब मारा था, एक दिन खूब पिटाई की थी, तूने मुझे बहुत टेंशन दिया था। मैं अगर चल बचा होता तो मेरे माँ बाप क्या कहते, क्या हम तो मजाक कर रहे थे। अच्छा मजाक नहीं था, माई एक्सपीरियंस। राइट। आपके एक और पैशन पे आते हैं, इंटरनेट एंड कंप्यूटर्स। सबसे पहले मैं इंटरनेट पे आता हूँ। जब इंटरनेट इंडिया में आया उससे पहले आप इंटरनेट पे आ चुके थे एंड कई लोग तो yahoo.com को याहू शम्मी कपूर से भी रिलेट करते थे एंड लॉट ऑफ पीपल यू नो याहू बाद में आया। एग्जैक्टली। हम जब कंप्यूटर जब मैंने खरीदा, मैंने एप्पल का मैकिंटॉश लिया था और एप्पल कंपनी ने एक साइट खोल रखी थी eworld.com। तो eworld जो था उनका अपना नेट था, लेकिन वो सिर्फ उन लोगों के लिए था जो मैकिंटॉश पे थे, एप्पल के थे। यहाँ पर VSNL में उन्होंने एक ब्रिटिश टेलीकॉम के जरिए एक लाइन दे रखी थी हमें, जो हम लोगों को बहुत कम लोगों को मालूम था। कुछ मैं समझता हूँ 5-10 लोग होंगे पूरे मुंबई में जो जिनके पास एप्पल था, तो हमें मालूम था और हम अपने क्रेडिट कार्ड के जरिए उसके मेंबर थे। ओके। तो बिफोर इट केम टू इंडिया विच वाज इन 1995, हम 92 के करीब वी वर ऑलरेडी ऑन द नेट। राइट। और वही नेट में सब कुछ था, वहाँ पर पोस्ट ऑफिस भी था, वहाँ पे ईमेल भी थी, लाइब्रेरी भी थी, मॉल भी था, खरीदो ये करो वो करो, चार्ज इट योर क्रेडिट कार्ड वगैरह सब कुछ। बहुत हंगामा था। कॉन्फ्रेंस रूम से वहाँ लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज्ड टू कम एंड सिट डाउन, ऑल मैकिंटॉश पीपल। हम बातचीत किया। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मुझे अच्छी तरह याद है कि जब
बम्बई में गणपति जी ने दूध पीना शुरू किया था। जी वो बड़ा एक हंगामा हो गया था कि वो दूध पिया था, कैसे हुआ था, क्यों कर हुआ था। तो आवर इन्वॉल्वमेंट आई मस्ट से वाज टोटल एंड therefore when the internet came to India, हमें मालूम था what it is all about। इसलिए मैंने जब ये जहाँ पे इंडिया में BSNL ने दिया, Mr. Singhal was the chairman then and he gave India the internet, बहुत सारे लोगों को पता नहीं था कि what is the internet about। तो to create this awareness कि क्या है इंटरनेट, उसके जरिए आपको क्या हासिल हो सकता है। आप मैंने एक छोटा सा यूनिट बनाया, अपने इंटरनेट यूजर्स क्लब बनाया था, जिसमें विजय मुखी, देवांग मेहता, मीर मफतलाल वगैरह ये सब हमारे मित्र जो थे, और एप्पल पे, और हम लोग सब जानते थे कि व्हाट इज द नेट। हम लोग को BSNL इनवाइट करता था टू हेड अ लिटिल ग्रुप टू बी एबल टू क्रिएट अवेयरनेस टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल हु डू नॉट नो व्हाट द नेट इज। एंड वी शुड डू दिस एवरी मंथ। Right. And because of the internet, you got a chance to meet, or rather reconnect, आपके मित्र अफजल से 50 साल बाद। Indeed. That is, मैं समझता हूँ मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा खुशी का दिन था एक, जब मुझे एक मेल मिला कि यार 50 साल हो गए हैं। मैं भी मटुंगा में पैदा हुआ हूँ, वहीं रहता था, हम दोनों एक साथ स्कूल में गए। मेरा नाम अफजल शरीफ है। मैं पाकिस्तान बनते ही मेरा बाप मुझे पाकिस्तान ले गया। अब मैं इस्लामाबाद में हूँ, इंजीनियर हूँ, मैं भी दादा हूँ। तू वही शम्मी कपूर है, हम लोग गली में जो खेलते थे। अगर तू वही है तो मुझे जवाब जरूर देना, ये मेरा एड्रेस है। यू कांट इमेजिन, आई स्टार्टेड क्राइंग। हियर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन जो मुझे 50 साल के बाद एक ईमेल के जरिए आई वाज गेटिंग टू मीट हिम। फिर उसके बाद तो खैर ही केप्ट ऑन सेंडिंग मी हिज फैमिली फोटोग्राफ्स एंड वो मुझे लिख के भेजे कि आई रिमेंबर राज जी की जब शादी हुई तो भाभी जी तेरे घर पे आए, ही न्यू माई मदर, माई पेरेंट्स, आई न्यू हिज फादर। वो हमेशा हम दोनों को एक दीवार के अगेंस्ट खड़ा करके बोलते थे जरा खड़े रहो, और फिर वो साइज लेता था क्योंकि अफजल वाज अबाउट 6 इंचेस शॉर्टर देन मी। तो उन्हें ये वाज द डायरेक्टर ऑफ हैपकिन इंस्टीट्यूट, तो उन्हें उम्मीद थी कि शायद मेरा बेटा जरूर लेकिन लंबा होगा, लंबा नहीं हुआ। It was a great moment in my life when I heard from him. He passed away last year. Okay. His children rang me up from there and then sent me there. Computers also helped you एक I think एक बेहतरीन सोशल मैसेज हो सकता है। कंप्यूटर्स की वजह से कहीं ना कहीं आप स्मोकिंग से दूर रह पाए, सिगरेट से दूर रह पाए। लेकिन शुरुआत आई बिलीव इट स्टार्टेड फ्रॉम योर डॉटर, जिन्होंने अपनी बर्थडे पर 8888 शी सेड आई नीड अ गिफ्ट पापा। जी हाँ, वो भी एक हकीकत है कि उनका जन्मदिन 8 अगस्त 88 को पढ़ा और उन्होंने कहा कि मुझे एक खास तोहफा आपसे चाहिए। मैंने कहा हाँ बताइए भाई। मैंने कहा कुछ कीमती तोहफा होगा, कीमती देंगे, गाड़ी वाड़ी चाहिए, गाड़ी खरीद देंगे, क्या होगा। तो कहा जी नहीं पापा आप स्मोकिंग छोड़ दीजिए। अरे बाप रे, मैंने कहा यार मैं बचपन से इस चीज़ में, जिस चीज़ की एक आदत हो मुझे, और मैं आई एम एडिक्टेड टू स्मोकिंग, और मेरी हर अदा के साथ सिगरेट की एक एसोसिएशन रहती है। आदमी सुबह बाथरूम जाता है, पेपर लेकर जाता है, तो जब तक वो सिगरेट ना हो वो कंप्लीट नहीं होती है। और एंड आई एक्ट, आई परफॉर्म, आई डू सो मेनी थिंग्स इन माई लाइफ। मेरे हाथ का एक्शन ऊपर नीचे जाता है जो सिगरेट पीते हुए, वो मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। आप ट्राई कीजिए इस दफे, इट्स अ प्रेजेंट फॉर मी। नहीं होगा हम फिर ट्राई करेंगे। मैंने कहा ठीक है जी हम ट्राई करेंगे। और एक दिन आप यकीन कीजिए हमने ट्राई किया एंड आई स्मोक द होल नाइट। एक रात पहले होल नाइट। सुबह मेरे घर में कोई एस्ट्रे नहीं थी, मेरे सिगरेट लाइटर्स गायब हो गए थे, सिगरेट के जितने केसेस थे मेरे वो गायब हो गए थे, सिगरेट के कार्टून से वो गायब हो गए थे।
मेरे घर में सिगरेट का कोई नामो निशान नहीं था, एंड आई गिव अप स्मोकिंग बट करके। और एक दूसरी बात भी थी कि सिगरेट को रिप्लेस किया माउस ने। राइट। जब कंप्यूटर आ गए तो माउस ने वो सिगरेट को उसकी कमी महसूस नहीं होने दी मुझे, क्योंकि हर वक्त मेरे हाथ में वो माउस रहता और मैं कुछ 12-12 घंटे अपने कंप्यूटर पे लगा रहता, क्योंकि मैंने कंप्यूटर सीखा नहीं है। मैंने वो सी लैंग्वेज एंड पीसी लैंग्वेज, कोबाल्ट वगैरह जो पीसी के ऊपर आदमी सीखता है, मैंने मैकिन्टॉश की वजह से वो सीखा नहीं है, क्योंकि मैकिन्टॉश इज़ अ वेरी फ्रेंडली यूजर मशीन। तो मैंने मैन्यूल्स पढ़ के अपने आप को सिखाया, एंड आई लर्न ऑल दैट ओवर पीरियड ऑफ ईयर्स, एंड माई एसोसिएशन विथ द कंप्यूटर हैज़ बीन टोटली एज अ हॉबीइस्ट। मेरा शौक है और अब भी मुझे बहुत बहुत मज़ा आता है, ये बहुत खुश रखता है मुझे। जी जी। हम जरा शम्मी कपूर की फिल्म्स पर आते हैं। आपकी एक बात मुझे बहुत पसंद आई, मैं आपके बारे में कुछ पढ़ रहा था। एक ऐसी इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री, विच इज़ नॉट रियली ऑर्गेनाइज्ड। एक दूसरे का काम लोग छीनते रहते हैं। आपके बारे में मैंने एक बात ये पढ़ी थी कि आपने तीसरी मंजिल साइन करने से पहले शर्त रखी कि अगर देव साहब ओके करेंगे, खुद कहेंगे तो आप करेंगे, अदरवाइज एथिकली यू थॉट कि नहीं, मैं नहीं करूंगा। इट्स ट्रू? वो हकीकत है कि दरअसल वो पिक्चर देवानंद साहब करने वाले थे जी, और दे वाज डूइंग दैट मूवी बिकॉज ऑफ गोल्डी वाज टू डायरेक्ट द मूवी। राइट। और लिहाजा पता नहीं कुछ नासिर हुसैन और देवानंद में कुछ अनबन हुई, झगड़ा हुआ, पता नहीं क्या हुआ। नासिर ने मुझे फ़ोन किया कि शमी, आई वुड लाइक यू टू डू दिस मूवी फॉर मी, तीसरी मंजिल। नासिर में बड़े जिगरी दोस्त हैं, पहले पिक्चरें कर चुके थे। मैंने कहा भाई मैंने सुना देव साहब कर रहे हैं वो पिक्चर, लेकिन क्या हुआ? कहता वो मत पूछो, तुम पिक्चर करो मेरे लिए, मेरे खातिर करो। हाँ करूँगा ज़रूर, लेकिन देव साहब को बुरा नहीं लगना चाहिए, गोया इसलिए आप मुझे एक देव से एक चिट्ठी लिखवा दो या एक टेलीफोन पर बात करवा दो। और उसने वही किया, देव कॉल मी अप एंड सेड, शमी, आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू यू डूइंग द मूवी। वो मेरा अपना पर्सनल मैटर है, नासिर का मेरा। यू गो अहेड एंड डू तीसरी मंजिल, एंड दैट इज हाउ आई डिड तीसरी मंजिल। मुझे ये पढ़ के बहुत स्ट्रेंज लगा, बिकॉज यहाँ पे एक ऐसी फॉरगेट फिल्म इंडस्ट्री, इवन नॉर्मल अगर लोगों को काम चाहिए होता है, लोग छीनते हैं। यहाँ पे यू एक्चुअली डिड व्हाट यू डिड। एक और चीज़ मुझे बहुत मज़ा आया आपके बारे में पढ़ के और जान के, आपने ओपनली थैंक यू बोला है देवानंद साहब को कई जगहों पर फॉर लीविंग सम फिल्म्स आपके लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम तुमसा नहीं देखा। मैंने ओपनली, मैं एक वीडियो ब्लॉग बनाता हूँ, शमी कपूर अनप्लग्ड जी, मैंने उस पर भी ओपनली कहा है कि देव साहब की वजह से मुझे तुमसा नहीं देखा मिली। नासिर के लिए वो पहली पिक्चर थी एज अ डायरेक्टर, मेरे लिए पहली पिक्चर नहीं थी, लेकिन आई हैड नेवर वर्कड इन अ सक्सेसफुल मूवी बिफोर दैट। और मुखर्जी साहब को किसी तरीके से एक फेथ था कि ये लड़का जरूर किसी न किसी दिन बनेगा। और जब देव साहब वॉकड आउट ऑफ द पिक्चर फॉर हिज ओन रीजंस, शायद अमिताभ वाज थ्रस्ट अपॉन हिम एज अ हीरोइन and he didn't accept it as a heroine. He had already done 2 pictures with Subodh Mukherjee, एक थी मुनीम जी with Nalina Jain और Paying Guest with Nutan, और they were both very successful pictures. तो ये पिक्चर एक नए डायरेक्टर और फिर लड़की भी अमिताभ हुई, तो as a matter of fact देव साहब walked out of तुमसा नहीं देखा आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ द मेन सॉन्ग। यूँ तो हमने लाख हसीं देखे हैं, तुमसा नहीं देखा was a song written by Sahil Ludhianvi and music was by O.P. Nayyar. And when Dev Saab walked out, Sahar Saab also walked out. And Majru Sultanpuri came in, who wrote the rest of the songs, including the famous Sar Pe Topi Lal and all the songs. लेकिन because Dev Saab walked out, मुझे मौका मिला. And Mukherjee Saab, the head of the Filmistan Studios, he told Nasir to take this boy, see how he'll do wonders with NC. And that is exactly what happened. I changed my, मैंने अपना हुलिया चेंज किया। एक तो I had a
मुस्टैच एंड लॉन्ग हेयर वगैरह, काफ़ी लैला मजनू वगैरह पिक्चरें की, और शमा परवाना, मिर्ज़ा साहिबान। इस पिक्चर के लिए मैंने बिल्कुल हुलिया चेंज कर दिया, गेव माई सेल्फ मूछी काट दी और शॉर्ट क्रू कट दिया, और जीन्स वीन्स पहन के ज़रा हाथ पैर फैलाने जो शुरू किए। और जितना म्यूज़िक मेरे अंदर था, जो मैंने वो अपने थिएटर के ज़माने में जाकर छतों पे जाकर एक रिकॉर्ड प्लेयर बजाता था मैं, और गानों के अलग अलग गानों को, इंडियन सॉन्ग्स, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, वेस्टर्न म्यूज़िक, उन सबको मैं एक्सप्रेशन दिया करता था कि मैं किस तरह से इसको गाऊंगा अगर कभी ये गाना मेरा हुआ। वो सब मेरे काम आया आज। जब ओपी नैयर ने कहा सर पे टोपी लाल, तो हमने सर पे टोपी लाल को एक्सप्रेशन दिया। वो भांगड़ा नाचा हमने, सब गाने जो गाए उसके यूँ तो हमने लाख हंसी देखे, तुम सा नहीं देखा था, सुपर हिट्स। राइट। यहाँ मैं ये समझना चाह रहा था कि जब आप थिएटर में थे इन योर फादर्स कंपनी, लोग कहते हैं थिएटर का बैकग्राउंड काम आया फिल्मों में। क्या कुछ ऐसा भी है कि थिएटर का कुछ आपने किया हो जो आपने अंडू किया हो while doing a film or while getting into the शम्मी कपूर ऑफ तुमसा नहीं देखा? शम्मी कपूर ऑफ तुमसा नहीं देखा happened after 5 years of my in the film industry. Right. मैं 52 में आया। Right. तुमसा देखा was made in 57. Yeah. उसके बीच में मैंने काफी मार खाई। उसके अलग वजह भी थी, क्योंकि थिएटर में हमने काम किया। थिएटर वॉज अ स्कूल उन दिनों में, और कोई स्कूल्स वगैरह जैसे आजकल इंस्टीट्यूट्स वगैरह ऑफ एक्टिंग हैं तब तो नहीं थे। आदमी स्टेज से पढ़ लिख कर आता था। स्टेज वॉज द एक्सपीरियंस यू गेन्ड ऑफ परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ अ लाइव ऑडियंस। लेकिन मेरा यह है कि मैंने थिएटर में जितना वक्त गुजारा था डूइंग दोज रोल्स विच माई ब्रदर हैड डन बिफोर मी, तो गोया कि हमारे एक्शंस बिल्कुल मिलते जुलते रहे। लिहाजा कि जब हम फिल्मों में काम किया, जैसे कि जीवन ज्योति में मैंने काम किया, जीवन ज्योति was directed by Mahesh Kaul. Mr. Mahesh Kaul is a well-known director who had already done a picture with Raj Kapoor called Gopinath. He done a picture with Prem Nath called Naujawan. फिर उन्होंने जब जीवन ज्योति बनाई तो मेरे साथ बनाई। अब मेरे परफॉर्मेंसेस में बहुत सारे रंग वही थे जो राज कपूर के थे ऑन द स्टेज। लोगों ने लिहाजा कहना शुरू किया कि शम्मी कपूर इज एपिंग राज कपूर। बहुत दुख होता था ये सब कुछ सुनकर और पढ़कर, लेकिन एक डिटर्मिनेशन होती है आदमी में, एक डेडिकेशन होती है कि मेरा भी वक्त आएगा बेटा, फिर दिखाऊंगा। एंड दैट केम विद तुमसा नहीं देखा। And फिर I didn't look back. Right. After that, I never looked back. I touched the sky. Yes, undoubtedly. Let's talk about Asha Parekh. वो आपको चाचा बुलाती हैं? जी। मुझे चाचू बुलाती है। Yes. बड़े प्यार से बुलाती है। She is a very fine girl. She came from a very good family and पहली पिक्चर मेरे साथ ही दिल दे के देखो। Yes, with Nasir Hussain. जी, नासिर हुसैन का पिक्चर थी, और एंड वी हैव वर्कड मेनी पिक्चर्स टुगेदर। मैं उनका बड़ा ध्यान रखता था। शी इज अ वेरी नाइस पर्सन। यहाँ तक कि मुझे अच्छी तरह याद है कि तीसरी मंजिल के सेट पे महबूब स्टूडियो में शूटिंग हो रही थी, बाहर बेंच में बैठी हुई थी, किताब पढ़ रही थी। तो मेरी बड़ी आदत थी मजाक, मैं काफ़ी हंसता खाता आदमी रहा हूँ। और मैंने आगे पूछा कि आप ये कौन सी किताब पढ़ रही, जरा मैं भी तो देखूं। तो she gave the book to me and she said Carpetbaggers. अरे बाप रे, मैंने कहा मेरा तो रंग फीका हो गया। मैंने कहा शर्म नहीं आती तुम ये रीडिंग सच एडल्ट बुक्स एंड ये वो। मैंने बहुत जोर से डांट दिया उसको। आई वॉज वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ हर जी। और मुझे क्या मालूम था कि ये आजकल की बच्ची हैं जी, सब जवान हो चुकी हैं और ये Carpetbaggers वगैरह तो कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरे लिए Carpetbaggers was a very adult book which I thought that she should not be reading. And she said that, come on Chachu, forget it. This is all right. I can read this book. I'm a big girl now. तब से मुझे उसने चाचू बुलाया हमेशा। But she loves me very much because I've been very protective of her. I take care of her, and we have been very old associates. जी। In fact,
मैं आशा जी को पढ़ रहा था और उन्होंने ये कहा है कि दिल दे के देखो में आपने उनको पहली बार सिखाया कि लिप सिंकिंग कैसे होती है गाने के साथ. She gave you credit for it. बहुत कुछ किया जी. एंड आपने भी बुक्स मेंशन की ना, तो मुझे आपने भी एक बुक मेंशन की विच आशा पारेख वाज रीडिंग. सो मुझे आपका एक बुक वाला किस्सा याद आया है. आप राखी पर अपने फ्रेंड से किताबें लेते थे एंड उसको गिफ्ट रैप करते थे. नहीं, मेरा फ्रेंड मतलब कि he was a book seller. अच्छा. उसकी किताबों की दुकान थी अरोड़ा सिनेमा के पास. और आई मस्ट बी इन स्कूल और कॉलेज के डेज, स्कूल के डेज थे शायद या कॉलेज के डेज होंगे. और मेरी क्या है सगी बहन एक ही उर्मिला, उम्मी माय ओनली सिस्टर. लेकिन बाकी जितनी भी गली की लड़कियां थी सब मेरी बहनें बन जाती थी. अब साहब हम सबके लिए प्रेजेंट कहाँ से लाऊं. मेरी तनख्वाह 50 रुपये महीने की थी थिएटर में. तो मैं अपने दोस्त के पास जाता था, उससे किताबें उधार लेता था. तो उन किताबों को मैं कवर कर देता था, ऊपर नाम लिख देता था. टू माय डियर सिस्टर सो एंड सो, हैप्पी हैप्पी वेरी हैप्पी भाई रक्षाबंधन जो है, और ये मेरा आपको तोहफा. कुछ एक हफ्ते के बाद मैं वापस चला जाता था कि मैंने वो किताब पढ़ी नहीं शायद. आई लाइक टू रीड इट. मैं आपको वापस कर दूंगा पढ़ने के बाद. तो मुझे इनोसेंटली किताब दे देती थी. मैं उसका कवर उतार कर बाहर फेंकता था और अपने दोस्त को जाके किताब वापस कर देता था. जी, ये बदमाशी हमने जरूर की है. ब्रह्मचारी, योर Filmfare Award, first Filmfare Award as a leading man. Awards, just describe that feeling. First of all, आपको उससे पहले आप प्रोफेसर के लिए नॉमिनेट हुए थे, आपको नहीं मिला था. Did you feel sad about it that time? Or did awards mean a lot? अगर अवार्ड प्रोफेसर का मिलता तो बड़ा मजा आता. मैं बहुत उछलता, कूदता, गाता, पता नहीं क्या कुछ नहीं करता, पार्टियां देता. लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ. मैं एक तो प्रोफेसर, आज पीछे में बड़ी मेहनत होती है, लेकिन प्रोफेसर को लेकर एक अलग स्टाइल का रोल किया था. डबल रोल था एक किस्म का. एक बूढ़ा है, एक जवान है. बूढ़ा का इश्क है ललिता पावर से चल रहा है, जवान का इश्क है एक लड़की से चल. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट स्टाइल ऑफ परफॉर्मेंस एंड आई वॉज वेरी श्योर आई वुड गेट इट. और मैं प्लेन पे था, आई वाज गोइंग टू मद्रास फॉर द शूटिंग ऑफ दिल तेरा दीवाना. जब मैंने पढ़ा कि Tata Muni has been given the award for Rakhi. Therefore, Brahmachari was no great stakes कि जी मुझे अवार्ड मिल गया. और ठीक है यार, जब मिलना था तब तो मिला नहीं यार. अब क्या रखा है अवार्ड में. But when I went to receive the award, सन्मुखानंद हॉल पे मैं समझता हूँ वहीं से सन्मुखानंद हॉल में अवार्ड दिए गए थे. I think so, if I remember correctly. और मुझे जब मेरा अनाउंस हुआ अवार्ड और मुझे अवार्ड कौन देने वाले थे, वो देखकर मेरा दिल जो उछला. दादा मुनि, अशोक कुमार जी, ही इज गोइंग टू गिव मी. अरे मैं तो जाते उनके पैर पड़ गया, जाते पैर पड़ गया. उन्होंने मुझे यूं करके उठाकर सीने से लगाया आकाशा में. तब भी वो अवार्ड तुम्हारा था, अब भी वो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है तुम्हें ये अवार्ड देते. आई फेल्ट वेरी हैप्पी. माय डे वाज मेड. ब्रह्मचारी से ब्रह्मचारी के डायरेक्टर साहब पप्पी सोनी जी, उनके साथ आपका एक पुराना रिश्ता है. वडाला स्टेशन पे आप लोगों ने डीसी बने थे आप. माय गॉड, आप कहाँ से कहाँ जंप मारे आपने. पप्पी सोनी बिफोर जॉइनिंग द फिल्म इंडस्ट्री ही वाज एन असिस्टेंट टू राज खोसला. बिफोर बिकमिंग एन असिस्टेंट ही वाज अ टीसी मास्टर एट वडाला स्टेशन. दैट वाज नियर माय ओल्ड स्कूल सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट वडाला में. तो हम लोग 2 साल बचपन में हम साथ गुजारे हैं, बड़े हुए हैं. तो पप्पी जब वहाँ पे जाता था ड्यूटी पे, हम लोग साथ में लग लिया करते थे उसके. तो वो टिकट कलेक्टर को बड़े चांसेस मिलते हैं, मौके मिलते हैं साहब हाथ सफाई करने के. तो जो लोग टिकट के बगैर जाते हैं तो फाइन देने में पता नहीं 5 रुपये देने पड़ते हैं. और वैसे अगर एक चवानी पकड़ा दो तो आदमी पार हो जाता. दिस what used to happen. मैं समझता हूँ आई एम टॉकिंग अबाउट 1940, 48, 40, 47, 48, 49. तो पप्पी सोनी ने जब अपने लिए पैसे इकट्ठे कर लिए तो वो कोट अपना उतार के मुझे पहना देती. आई टू वेयर हिज कोट.
तो मैं गेट पे खड़ा होकर अपना टिकट कलेक्ट करता था। जिसके पास टिकट नहीं है उसके बजाय में थोड़े से पैसे कलेक्ट करता था। पप्पी सोनी ट्रेन पकड़ के गया मेट्रो सिनेमा, वहाँ जाके पिक्चर देख के वापस आ गया। वो वापस आ गया, मैंने कोट उसको वापस दे दिया। अब जो पैसे मैंने बनाए उस पैसों से मैंने जाकर मेट्रो सिनेमा पे जाकर पिक्चर देखी। ये हमारा कुछ वीकली एक दफे तो होता ही था और बड़ा मजा आता था। इस तरह से भी कुछ हरकतें हमने फरमाई हैं। जी 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 जी। मुझे इस वक्त तो खैर आपके कुछ एम्बैरेसिंग मोमेंट्स भी ध्यान आ रहे हैं। एक तो फिल्म बदतमीज का था, आप आई थिंक अराउंड 10 मीटर ऊंचे स्प्रिंग बोर्ड से नीचे गिर गए थे स्विमिंग पूल में। ऐसी है वाक़ियत की बात है, वो तो बहुत ही बदतमीजी की बात है। वो तो मैंने समझा मुझे हार्ट अटैक हो रहा है। मैंने घर पे जाके चाय जी से बोला मुझे हार्ट अटैक हो रहा है, मैं समझता मैं तो जा रहा हूँ। ऐसी बातें नहीं करते। फौरन डॉक्टर को बुलाया, घर पे एक्सरे करवाया वगैरह। पता लगा जी मेरी 3 हड्डियाँ रिब्स हैव क्रैक्ड। तो पूछा गया था कि आप कौन सी हरकतें फरमा रहे हैं जिसकी वजह से रिब्स क्रैक हुई। तो मुझे याद आया कि कुछ रोज पहले मैं बदतमीज पिक्चर की शूटिंग कर रहा था सन एंड सन होटल में, और वहाँ पे मुझे ऊपर से जंप करना था, डाइव आना था पूल में, स्विमिंग पूल में। और जब मैं ऊपर चढ़ के मैंने देखा अगल बगल में, तो सन एंड सैंड के विंडोज में से कुछ अच्छी सूरतें नजर आई मुझे। और बस वो सूरतें देखते देखते मैंने जो स्प्रिंग बोर्ड पे चलना शुरू किया, तो मैं सूरतें देखता रह गया और स्प्रिंग बोर्ड गायब कब हुआ मेरे पैरों के नीचे से मुझे नहीं मालूम। मैं सीधे ऊपर से नीचे गिरा अपनी छाती पे और मेरी 3 रिब्स गायब हो गई। वो जो सूरतें थी विंडोज में से वो भी गायब हो गई। लेकिन ये मुझे याद है, किस्सा याद है। तो उसको सबसे ज्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट बोला जाए, या दिल दे के देखो में जब आपने वो भांगड़ा डांस किया और वो आपने छलांग मारी और जमीन पे बैठ गए और मेरी पतलून पड़ गई थी। ऐसी चीजें होती रहती हैं, अब क्या करें। अच्छा, आप जब 12 साल के थे तब आपकी एक गर्लफ्रेंड थी और आप उनके लिए एक खास गाना गाते थे, जरा आप गुनगुनाएंगे उसको? I'll be T-H-I-N-E thine if you'll be M-I-N-E mine. I'll literally hold your H-A-N-D hand. I'll M-E-T meet you in the P-A-R-K park. I'll K-I-S-S kiss you in the D-A-R-K dark. And इस पे हम चुम्बन लेते थे। I was 12, she was 11. My God. That was your first kiss? My first kiss in school, St. Joseph's Convent, Wadala. On a personal life, if I can ask, 1955 when you got married, आप settled नहीं थे, तुमसा नहीं देखा तब तक आपकी जिंदगी में आई नहीं थी। That was a bold step to have got married at that time. रंगीन रातें में, of course, you met Geeta ji. What prompted you to take step towards marriage when you were not settled? I thought that was bold in a sense that you were not settled. आप सेटल्ड किस चीज को कहते हैं? मैं कामयाब एक्टर नहीं था। सेटल्ड तो ठीक है, मैं घर में रहता था, घर में खाना पीना मुफ्त में मिल जाता था, गाड़ी है, प्योर गाड़ी है। लेकिन साहब, जो चीज इंसान को इधर से उधर पूरी दुनिया घुमा सकती है, लेकिन वो इश्क को ना नहीं कर सकता। आई फेल इन लव विद दैट ब्यूटीफुल लेडी। मैं पागल हो गया था। मैंने हर मोमेंट ऑफ माई लाइफ आई केप्ट ऑन सेइंग आई वांट टू मैरी यू, आई वांट टू मैरी यू। और वो बेचारी ने जब कहा कि यस लेट अस गेट मैरिड, यू कांट इमेजिन, मैं मंदिर में जाकर शादी की मैंने उनके साथ। यहीं मेरे घर के करीब है, यहाँ पे उनको उनके आखिरी संस्कार भी यहीं किए थे, बाणगंगा में। तो इट वाज लव, इट वाज लव, इट वाज लव। प्यार हो गया था। बाकी कैरियर वेरियर देखते रहेंगे। अब उसके बाद जब हमने शादी कर ली और फिर जब बच्चे हुए, फिर आदमी को ख्याल आता जी, आई नीड टू मेक माई कैरियर माई फोरमोस्ट। क्या है कि आई वॉज नॉट ओनली द सन ऑफ पृथ्वीराज कपूर, मैं राज कपूर का भाई भी, बड़ा मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर का भाई हूँ।
And now I was the husband of Geeta Bali. She was a very popular star, star. So that sort of became an incentive for me to work harder, to push harder, to be able to move with the right people, to see if I get a right break. And that is what happened with तुमसा नहीं देखा. जी. मैं आपकी वाइफ नीला जी से मिला नहीं हूँ कभी. मैंने उनको खाली देखा है आपके साथ. The way she has been with you, I've just seen it from a very third party angle. I think she has truly been a blessing in your life. Absolutely. मैं समझता हूँ कि मेरी जिंदगी के जो 10 बड़े बेहतरीन साल थे, मैं समझता हूँ that was with Geeta. फिर उसने बीच में 4 साल मेरे बड़े the most horrible years of my life, despite the fact कि I was working in तीसरी मंजिल, सुपर हिट पिक्चर थी, मेरी बहुत तारीफ वगैरह हुई. I worked in ब्रह्मचारी, जिसमें से मुझे अवार्ड वगैरह मिला, सब कुछ हुआ, लेकिन I led a very miserable life, a very lonely life, and मेरा बोर्ड पूरा हिल गया था. I had lost my moorings. I think गीता ने ऊपर जाके कुछ तार वार खींचे बोला, and she sent Neela into my life. मेरे अरेंज मैरिज हुई. नीला I know since she was a little kid at 9 years old. हम थिएटर के साथ भावनगर गए थे. I saw there for the first time a 9-year-old child. वो अपने माँ बाप के साथ थिएटर देखने आई थी. महाराजा भावनगर वगैरह इन लोगों के सब था, और हमने इनको बच्चों को पीछे स्टेज पे विंग्स में खड़ा कर दिया था कि आगे सीट्स नहीं थी. छोटी सी बच्ची ने मारूंगा, चुप करके खड़ी रहो. I knew her since then. लेकिन मेरी भाभी जी और राज जी ने जब कहा कि वी हैव सीन दिस गर्ल, इनकी फोटोज भी देखी हैं, वेरी फाइन मैच फॉर यू, आई विश यू गेट मैरिड टू हर. Then this is how the thought came into my mind, and one night I rang her up her house and I talked to her at length, and I explained about myself, everything about my life, what it has been, and I proposed marriage to her. Then I said, you ask your parents, ask your brother, your sisters, and ask your heart. It is ready. आप कल सुबह मेरे घर पे अपने सारे खानदान परिवार को लेकर आइए, खाने पे आइए, लेकिन आप stay back for a lifetime. I want to get married to you. और लिहाजा इस तरह से हमारी शादी. जी. It has been an amazing evening with you. I will wrap up now. I don't know, I just don't want to wrap up now, but I think I'm going to give you a rest. I have so many things मेरे दिमाग में. We'll do it again someday. बिल्कुल. 3 बार हफ्ते में आप डायलिसिस करते हैं, आप जाते हैं, खुद ड्राइव करके जाते हैं. माई ओनली विशेस आर दैट आप खुद ड्राइव करके जाते रहें, बिकॉज आप ही ने कहा है, और मैंने आपका कोट पढ़ा है कि दिस इज ओनली अ ट्रीटमेंट, दिस इज नॉट अ लाइफ कंडीशन, दिस इज जस्ट अ ट्रीटमेंट. आई एम डूइंग अ ट्रीटमेंट, आई एम नॉट गोइंग टू बी बॉक्ड डाउन बाय इट, एंड आई एम गोइंग टू लिव विद इट. That's true, very true. There is no cure. There is a cure, मतलब कि आदमी ट्रांसप्लांट करवाए. मेरी उम्र में मैं ना ट्रांसप्लांट करवा सकता हूँ. बेसिकली आई ऑल्सो हैव अ पल्मोनरी कंडीशन, एंड देयरफॉर आई कांट हैव ट्रांसप्लांट. सो देयर इज नो क्योर फॉर इट. देयर इज अ ट्रीटमेंट फॉर इट, और ट्रीटमेंट इज डायलिसिस. और उसे आदमी कबूल कर ले, दोस्त ही बना ले. कन्फ्यूशियस ने कहा, व्हेन रेप इज इनएविटेबल, माइट एज वेल एंजॉय इट. सो आई एम एंजॉयिंग दीस 3 days of my life, a week in Beach Candy Hospital. 3 दिन हॉस्पिटल के हैं, 4 दिन मेरे हैं. So let's enjoy ourselves and be happy with what we have. Thank you so much for giving me this time. God bless. आप सबको बहुत बहुत प्यार.